नमस्कार, मैं अजय कुमार। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर कहलाते हैं, मगर कानूनी तौर पर दिल्ली के शासन प्रशासन के मामले में उनकी शक्तियां बहुत ज़्यादा कम हैं। फिर भी अपने रणनीतिक कौशल से अपने आप को राजनीति की दुनिया में प्रासंगिक बनाने का हुनर अरविंद केजरीवाल को बखूबी आता है। ऐसा क्या किया जाए कि लोग अरविंद केजरीवाल पर चर्चा करें, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को मास्टर स्ट्रोक कहें, अरविंद केजरीवाल केंद्र में हों। इस विषय में अरविंद केजरीवाल ने शायद मास्टरी हासिल कर रखी है। जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि मैं 2 दिनों के बाद इस्तीफा दे दूंगा। 2 दिन में विधायकों की बैठक कर नया नेता चुनेंगे। मैं जनता के समक्ष अग्नि परीक्षा देना चाहता हूं। जनता जब हमें ईमानदार करार देगी उसके बाद ही कुर्सी संभालूंगा। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी यही मानना है। वह भी किसी पद को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। यह अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब से यह बात कही है तब से सियासी भूचाल सा आ गया है। तो चलिए हम भी इस वीडियो में इसी विषय पर बात करते हैं। तो सबसे बुनियादी बात तो यह है कि भारत की चुनावी राजनीति अभी इतनी ज़्यादा परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंची है कि सब मिलकर के जन कल्याण को ज़्यादा तवज्जो दें और सत्ता को कम। अगर सत्ता को कम तवज्जो दिया जाता तो जन कल्याण को ज़्यादा, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी केवल एक व्यक्ति की पार्टी में तब्दील होकर के नहीं रह जाती और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भाजपा के इशारे पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों में इतना ज़्यादा रुकावट नहीं पैदा करते कि दिल्ली की जनता के खिलाफ ही चले जाते। दिल्ली की जनता की परेशानियों का हल ही नहीं निकल पाता। भारत की राजनीति अभी इतनी परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंची है कि सरकार की नीतियों पर बात हो, नीतियों से निकले नतीजों पर बात हो। अगर नतीजे गलत निकल रहे हैं तो नई नीति लाने की बात हो, इकोनॉमिक मॉडल पर बात हो, इकोनॉमिक मॉडल बदलने की बात हो, ऐसा इकोनॉमिक मॉडल अपनाने की बात हो जिसमें सबका विकास संभव हो पाए, जिसमें सब गरिमापूर्ण जीवन जी पाएं। नेता ने संविधान के मुताबिक काम किया है या नहीं काम किया है, अमुक नेता के कार्यकाल में संस्थाओं की क्या हैसियत रही, अदालत की क्या हैसियत रही, क्या संस्थाएं आज़ाद होकर काम कर पाईं, क्या अदालत आज़ाद होकर काम कर पाईं। इन सारी बातों पर बहुत ही कम बातचीत होती है और अगर होती भी है तो बहुत ही सतही तरीके से बातचीत होती है जब वह किसी नेता से जुड़ी हुई होती है। यह चर्चा का विषय नहीं बनता है। इन सारी बातों पर ना तो नेता बात करते हैं और ना ही जनता इसमें दिलचस्पी लेती है। और जिन मीडिया संस्थानों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वह जितना पैसा लगाते हैं उतना पैसा कमाना चाहते हैं, तो वह वही दिखाते बुझाते समझाते हैं जिसमें जनता की दिलचस्पी हो, वहीं से उनकी कमाई होती है। पूरी राजनीति, समाज, अर्थनीति को निर्धारित करने वाले इन गहरे मुद्दों पर जब बात ही नहीं होती है तो ले दे करके केवल नेता बच जाता है। नेता को बेचने की कोशिश की जाती है। पहले से किसी स्थापित पार्टी में मौजूद जो नेता खुद को जितना बेच पाता है, लोगों के बीच जितना ज़्यादा चर्चा का केंद्र बना पाता है, उसके लिए राजनीति की राह उतनी ही ज़्यादा आसान बनती चली जाती है। इसीलिए राजनीतिक नेताओं की छवि को चमकाने के लिए बड़ी बड़ी प्रबंधन कंपनियां काम करती हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पब्लिक रिलेशन की कंपनियां काम करती हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि सोशल मीडिया और ट्विटर पर न जाने कितने ऐसे अकाउंट हैं जो दिन दिन भर अनर्गल तरीके से प्रचार करते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टियों का। और इन सब के बावजूद अंततः नेता की खुद की काबिलियत यह निर्धारित करती है कि वह चुनावी राजनीति में अपने लिए कितना बड़ा जगह बना पाएगा। अरविंद केजरीवाल भारत के उन चंद नेताओं में से हैं जो अपने लिए राजनीति की बीहड़ दुनिया में, चुनावी राजनीति की बीहड़ दुनिया में एक ठीक ठाक जुझारू नेता की छवि खड़ा कर पाए हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नेता हैं, मगर उनकी आवाज़ की गूंज बहुत धीमी ही सही, मगर उत्तर भारत के कई इलाकों में चर्चा का विषय बनी रहती है। अरविंद केजरीवाल पिछले 177 दिनों से जेल में बंद थे, मतलब 6 महीने का वक्त उन्होंने जेल में बिताया है। इस दौरान उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। जिस दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करते आ रही है, दिल्ली की लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की हालत बहुत खराब रहती है।
इस बार के साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी दिल्ली के किसी भी सीट पर एक भी सीट नहीं निकाल पाई, एक भी सीट नहीं जीत पाई। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली की जनता की भलाई से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के खिलाफ ज़्यादा काम किया है, आम आदमी पार्टी के हाथ को बांधने का काम किया है। ऐसे में आम लोगों के बीच में आम आदमी की पार्टी को लेकर के यह भी छवि बनती जा रही थी कि आम आदमी पार्टी वाले कुछ करते नहीं हैं, अगर करते भी हैं तो केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर से लड़ते हैं, जमीन पर काम ही नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में बहुत लंबे समय तक जेल में रहे। इन सब ने मिलकर के आम आदमी पार्टी के ग्राफ को दिल्ली में नीचे ले जाना शुरू किया। तो आम आदमी पार्टी के पास स्वाभाविक तौर पर यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि अब क्या किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी। मतलब वह दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, मगर ना तो दिल्ली के सचिवालय जा सकेंगे और ना ही अपने कार्यालय में बैठ सकेंगे, ना ही किसी तरह का फैसला ले पाएंगे। और उन्हें उन्हीं फाइलों पर सिग्नेचर करने का अधिकार मिला है जिन फाइलों पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुख्यमंत्री के सिग्नेचर की जरूरत होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को आजाद तो कर दिया, मगर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की ताकत होनी चाहिए वह ताकत छीन ली गई। अब इन सारी परिस्थितियों में सोचिए कि कोई राजनेता किस तरह का फैसला लेगा, क्या फैसला लिया जा सकता है। तकरीबन सभी राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर के बहुत बड़ा सियासी दांव खेला है। जितना बड़ा जोखिम लिया है उसमें उतना ही उनके लिए फायदे की संभावनाएं दिख रही हैं। यह फैसला अगर सही रहा तो उनके ग्राफ में जितनी ऊंचाई आएगी, उतना ही अगर यह फैसला सही साबित नहीं हुआ तो उनके ग्राफ में नीचे भी गिर सकता है। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतनी ज़्यादा ताकत मिली हुई है कि किसी भी अधिकारी की नियुक्ति या किसी भी तरह का फैसला बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के मंजूरी से नहीं हो सकता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वही करेंगे जो भाजपा उनसे करवाना चाहेगी, जो भाजपा उनसे करने को कहेगी। इस तकनीकी अड़चन का नतीजा यह निकला है कि दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों की शक्ति का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के गिरते हुए ग्राफ के साथ अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर बैठने से ज़्यादा जरूरी यह होता है कि वह अपनी राजनीति में जो उनकी गिरती हुई ग्राफ है उसको फिर से ठीक करें, उसको फिर से ऊंचाई पर ले जाए। यह गिरता हुआ ग्राफ शक्तिहीन हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर तो ऊंचा नहीं किया जा सकता था। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने जो फैसला लिया है वह दिल्ली के जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, दिल्ली की जनता ही उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी, तब जाकर के वह कुर्सी संभालेंगे। इस फैसले में वह ताकत है, वह हासिल करने की ताकत है जो अरविंद केजरीवाल को वह ताकत दिलवाएगी जो जनता के बीच वैधता से हासिल होती है, जो जनता के बीच इतनी बड़ी वैधता से हासिल हो जाती है कि नेता बहुत बड़े कद का नेता बन जाता है। और अब तक भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में ऐसी वैधता बहुत कम लोगों को हासिल हुई है। सैद्धांतिक तौर पर कहा जाए तो अगर कोई भी राजनेता अगर यह बात कहे कि उसके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर कोर्ट नहीं जनता की अदालत फैसला सुनाएगी, तो यह बात पूरी तरीके से गलत होगी। ऐसी बात होगी जिसकी मुखालफत हर किसी को करनी चाहिए, हर सक्रिय नागरिक को, हर जागरूक नागरिक को इसका विरोध करना चाहिए। मगर जब स्थिति ऐसी हो कि राजनीति ही अदालत से संचालित हो रही हो, भाजपा के इशारे पर पिंजरे में कैद तोते की तरह केंद्रीय जांच एजेंसियां यानी ईडी और सीबीआई काम कर रही हों, फर्जी केस में विपक्ष के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही हो, ऐसे में दो ही दशाएं बच सकती हैं। या तो विपक्ष का नेता टूट जाए या विपक्ष के नेता जनता के बीच जाएं और जनता उनको बचा ले। तो अरविंद केजरीवाल ने जनता के बीच जाकर के अपनी बेगुनाही का सर्टिफिकेट लाने की जो बात कही है वो दो बातें बताती हैं। एक कि हमारे लोकतंत्र में संस्थाएं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, जिसको आसानी से, जिसके पास बहुत ज़्यादा सत्ता है वह तोड़ देती है। और दूसरी, हमारे लोकतंत्र को अंतिम तौर पर कोई बचा सकता है तो वह जनता ही अपने वोट से बचा सकती है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा कि वह गली गली जाएंगे, लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे, लोगों के दरवाजे पर जाएंगे,
उनकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट जब लोगों से मिलेगा तब वह कुर्सी संभालेंगे। अब यह बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा कदम है। अगर अरविंद केजरीवाल लोगों के दिमाग में अपने लिए जगह बना पाते हैं और फिर से दिल्ली की कुर्सी संभालने तक पहुंच जाते हैं तो उनका यह कदम केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की राजनीति में उन्हें बहुत बड़ा नेता बना देगा, बहुत बड़ा कद स्थापित करवा देगा। अगर वह सफल नहीं होते हैं तो उनका कद जो दिल्ली से बाहर की राजनीति में धीरे धीरे बढ़ रहा है वह भी बहुत ही ज़्यादा छोटा साबित हो जाएगा। वह केवल नौटंकी करने वाले नेता बनकर रह जाएंगे। मगर इन सबके बावजूद इस कदम को रणनीतिक कुशलता के तौर पर इसलिए देखा जाना चाहिए क्योंकि यही एक ऐसा कदम है जो बहुत छोटे समय में अरविंद केजरीवाल के गिरते हुए ग्राफ को बहुत ऊंचा कर सकता है। और राजनीति में कभी कभी ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं और इतना ज़्यादा बढ़ा सकता है कि वह राष्ट्रीय राजनीति में अपनी खुद की छवि के दम पर अपनी बहुत बड़ी तस्वीर बना सकने में सक्षम हो पाएंगे। अरविंद केजरीवाल की राजनीति की बहुत सारी आलोचना की जा सकती है मगर एक बात तो कही जा सकती है कि जब नरेंद्र मोदी की पूरी टीम ने मिलकर के अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नेताओं को, उनके आसपास के आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को तोड़ना चाहा तो अरविंद केजरीवाल मैदान में डटे रहे, उनके पार्टी के नेता मैदान में डटे रहें। अब भी अपने अंदाज और तेवर से यह तो साबित करते ही हैं इनके नेता कि अगले नीतीश कुमार यह नहीं होने वाले हैं और ना ही अगले चंद्रबाबू नायडू होने वाले हैं, ना ही अगले जेडीयू होने वाले हैं, ना ही अगले टीडीपी होने वाले हैं। वह भाजपा की राजनीति के खिलाफ मैदान में डटे हुए हैं। साथ में यह भी ऐलान कर रहे हैं कि भाजपा के फर्जी मामलों पर दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को भी डरना नहीं है, मैदान में डटे रहना है। जब भी कभी नरेंद्र मोदी की राजनीति ने विपक्ष को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की, इस तरह की बात की जाएगी तो वहां अरविंद केजरीवाल का नाम इस तरह से लिया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने भाजपा की घटिया राजनीति का पूरे दमखम के साथ सामना किया था। मतलब देखिए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोप में जिस तरीके से चुन चुन कर जेल में भेजा गया और उनकी जमानत रोकने के लिए केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों ने जिस तरह का काम किया उस पर तो एक फिल्म बन सकती है। इस सच्ची घटना पर अगर ईमानदारी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर एक फिल्म बना दी गई तो यह घटना साबित करेगी, बहुत ही शानदार उदाहरण से साबित करेगी कि भारत में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी भारत सरकार की केंद्रीय जांच एजेंसियां का कितना बुरा हाल है। वह किसी गुलाम की तरह काम कर रही हैं। यह भी बताएगी कि ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट सिर्फ दिखावे के लिए हैं, मामले को लटकाने के लिए है। नंगी आंखों से जहां पर गलत साफ साफ दिखाई देता है वहां भी न्याय नहीं मिल पाता है। लगता है कि किसी दूसरे के इशारे पर यह सारी अदालती संस्थाएं, यह सारे अदालत काम कर रहे हैं। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तब जाकर के कुछ सुनवाई होती है और उसके बाद भी बहुत लंबा खींचता है, तब जाकर के न्याय जैसा कुछ हासिल होता है। अगर फिल्म बना दी गई तो यह फिल्म यह भी बता सकती है कि भाजपा की राजनीति करने का स्तर कितना ज़्यादा घटिया है। अगर मामला केवल न्याय का होता तो अरविंद केजरीवाल ने जिस शराब नीति घोटाले के आरोप में अदालत और जेल के चक्कर काटे हैं और उनके नेताओं ने काटे हैं, ठीक वैसी ही प्रकृति के भारत में हजारों मामले हैं जहां घोटाले के आरोप में भाजपा सहित भारत की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादातर विधायक और सांसद जेल और अदालतों के चक्कर काट रहे होते। अगर मामला केवल न्याय का होता तो अरविंद केजरीवाल पर किसी भी तरह का आरोप ही नहीं लगता। अगर मामला केवल न्याय का होता तो चुनावी चंदे घोटाले के आरोप में भाजपा की पूरी मंत्रिमंडल जेल के भीतर बंद होती। मगर यहां पर मामला ना अदालत का है और ना न्याय का है, यह सब तो मस्त दिखावा हुआ है। पिछले 2 साल से जिस शराब नीति घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था उसमें हजारों पन्नों के दस्तावेज दाखिल हो चुके हैं। न जाने कितने गवाहों ने बयान दिया है, मगर उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी जैसी संस्था को एक भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी की थी। इस कानून के तहत बिना ठोस आरोप के भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, सालों साल जेल में रखा जा सकता है। कोर्ट इस बात का टेस्ट करती है कि ईडी मजबूत तरीके से यह साबित करे कि आरोपी भी मनी लॉन्ड्रिंग करने में किसी न किसी तरह का हिस्सेदार है। मतलब
कुछ ऐसे सबूत करे, कुछ ऐसे सबूत मतलब कुछ ऐसे ठोस सबूत पेश करे जिससे यह लिंक स्थापित हो पाए, जिससे यह पता चल पाए कि अरविंद केजरीवाल के पास कुछ पैसा या संपत्ति ऐसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल की गई है। अगस्त 2022 में दिल्ली शराब नीति घोटाले के तहत मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के 1.5 साल के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार किया। तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा वक्त तक गिरफ्तार कर जेल में रखने के बाद भी ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी ऐसा सबूत नहीं पेश कर पाई जो उन्हें मजबूत आरोपी की कैटेगरी में डालता हो। ईडी की अरविंद केजरीवाल की हिरासत में रखने की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मगर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ईडी के मामले पर अरविंद केजरीवाल को रिहा करने वाली थी, ठीक उसी समय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोप में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों मामलों को मिलाकर के अरविंद केजरीवाल ने जेल में तकरीबन 177 दिन गुजारे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी तो सीबीआई की तुलना पिंजरे में कैद तोते से की। कहा कि सीबीआई जैसी संस्थाओं को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए कि वह पिंजरे में तोते की तरह नजर आएं। इन संस्थाओं के लिए लोगों के बीच में पिंजरे में कैद तोते की धारणा बन रही है। उन्हें अपने काम से लोगों के बीच में यह साबित करना होगा कि वह आज़ाद हैं, ना कि किसी के पिंजरे में कैद है और किसी के इशारे पर काम करती हैं। अब कुछ छोटे छोटे मुद्दों पर भी बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इस्तीफा ही देना था तो जेल जाने से पहले दे देते। जेल से आने के बाद, जमानत मिलने के बाद वह इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब यही है कि राजनीति करने का हक सबको है और अरविंद केजरीवाल के पास भी राजनीति करने का हक है। वह एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, तो जो उनकी रणनीति है उस हिसाब से वह काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगा है वह उसकी प्रकृति, भले ही भाजपा बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करे, भले ही उस मामले में बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और बहुत ज़्यादा बवाल मचा, मगर उसको गौर से देखेंगे तो उस केस में कुछ भी नहीं है। वह सीधे सीधे दिखता है कि वह फर्जी केस है। उस मामले में तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की बात तो हो ही नहीं सकती है। अगर इस्तीफा ही नेताओं को देना है तो मणिपुर के नेता इस्तीफा दें, रेलवे मंत्री इस्तीफा दें। तो जो अब जाकर के अरविंद केजरीवाल इस्तीफे की बात कर रहे हैं वो इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं कि भाजपा इस्तीफा मांग रही है, बल्कि स्थितियां इस तरीके से बनी हैं उनकी पॉलिटिकल प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए और यह साबित करने के लिए कि लोगों के बीच में वह इस तरीके से स्थापित हैं कि लोग उन्हें भ्रष्टाचारी नहीं मानते हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है कि उन्हें जेल में बार बार भरा जा रहा था। और लोगों के बीच में भाजपा को शिकस्त दिलवाने के लिए उन्होंने यह रणनीति चुनी है। अगर यह रणनीति कारगर साबित होती है तो वही होगा जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को जिस भूमिका में देख रहे हैं कि उस राज्य की राजनीति क्यों की जाए जिस राज्य के पास कोई अधिकार ही नहीं है। अपना कद इतना बड़ा किया जाए कि उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में उनके लिए प्रासंगिक जगह बन पाए। लोग यह सोचे कि दिल्ली से इनको हम बाहर निकालते हैं, हरियाणा और पंजाब में लाते हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भाई जब इस्तीफा ही देना था तो 2 दिन क्यों मांग रहे हैं? तो इसका जवाब भी यही है कि यहाँ पर भी पॉलिटिक्स चल रही है। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो संभव है कि अरविंद केजरीवाल यह सोच रहे होंगे कि उस दिन उनको टक्कर देते हैं। एक बार आप भी याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन देश भर के बेरोजगार नौजवानों ने ट्विटर पर ट्रेंड करवा दिया बेरोजगारी दिवस। तो उसी तरह संभव है कि यह भी बताएं कि नरेंद्र मोदी के काल में किस तरह से सरकारी संस्थाएं काम की है, अदालतों का क्या रवैया रहा है कि एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा है उन सब की वजह से। और 2 दिन अगर मिल रहा है तो सबसे बड़ी बात इन दोनों में केवल अरविंद केजरीवाल पर चर्चा होगी। और एक तीसरी बात यही भी कही जा सकती है कि वह 2 दिनों में सोच पाएंगे कि आखिरकार किसको नेता बनाना है, मगर इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी उसी तानाशाही प्रकृति से आते हैं जिस तानाशाही प्रकृति के लोग अगर लोकतंत्र में हैं तो वो लोकतंत्र के लिए फ़ायदे वाली बात नहीं है। उन्हीं का डिसीजन जो चलेगा वो जिसको चाहेंगे उसको नेता बना देंगे। अरविंद केजरीवाल के भाषण के बारे में कहा जा रहा है कि वो नौटंकी भरा भाषण है। यह बिल्कुल गलत व्याख्या है। नेता कोई रिपोर्टर नहीं होता है कि कट टू कट बात लिखेगा, कोट करेगा किसी को। नेता न्यायाधीश भी नहीं होता है कि एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से निष्पक्ष होकर बात करेगा। नेता हमेशा नेता होता है, वह लोगों के बीच जाता है और अपनी गोलबंदी का प्रयत्न करता है।
नेता की बस एक ही मर्यादा है कि वह कुछ ऐसा ना बोले जो संविधान के खिलाफ जाता हो, जो संवैधानिक मर्यादाओं के आर पार जाता हो। अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ ऐसा ना कह दे जो किसी के लिए आहत करने वाला हो, सांप्रदायिकता फैलाने वाला हो, नफरत भरने वाला हो। तो जो अरविंद केजरीवाल का भाषण है वही उनकी काबिलियत है, जिस तरीके से वो भाषण देते हैं और अपनी भाषण में तुलना करते हुए अपनी तुलना भगत सिंह से कर देते हैं, क्रांतिकारी भगत सिंह से कर देते हैं, उनकी जेल की डायरी की व्याख्या करते हैं। जेल में उनके साथ प्रताड़ना यह हुआ कि उन्होंने चिट्ठी लिखी, तो वह चिट्ठी में उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के दिन को आतिशी को झंडा फहराने दिया जाए। वह चिट्ठी नहीं दी एलजी ने, और एलजी साहब ने कहा कि अगले बार से आप इस तरह की चिट्ठी नहीं लिखेंगे। जेल के जो भी अधिकारी थे, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको परिवार वालों से नहीं मिलना दिया जाएगा। संदीप पाठक उनके क्या कहते हैं कि उनके पॉलिटिकल सहयोगी हैं, अगर वो आकर के पॉलिटिकल उन्होंने बातचीत की तो इस पर कहा गया कि उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। तो यह सारी बातें जब वो जेल की डायरी की माध्यम से भगत सिंह को ला करके बतलाते हैं कि भगत सिंह को भी अंग्रेज़ों ने यह छूट दी थी कि वह अपनी चिट्ठी बाहर भेज सकें और लोगों के बीच में चिट्ठी जाए, लेकिन क्रांतिकारी अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी बाहर नहीं जा रही है, उनकी बात बाहर नहीं की जा उनकी वो जो बात कहना चाहते हैं वह बात चिट्ठी के माध्यम से बाहर नहीं जा सकती है। यह नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि मौजूदा वक्त की सरकार क्रूर है। तो जो इस तरीके से वो बात करते हैं, यह बात नौटंकी, भले ही पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, मगर यही वह तरीका है जिससे वह अपने जनता के बीच में पहुंचता है, कोई भी राजनेता। तो यही उनकी काबिलियत है। इसी नाटकीयता के तौर पर उन्होंने अब तक अपनी पूरी की पूरी राजनीति तय की है। तो यह नाटकीयता एक नेता के तौर पर उनका गुण है, जिसमें कुछ ना कुछ तथ्य रहता है, बहुत सारी लफाजियाँ रहती हैं, मगर उन्हीं तथ्य और लफाजियों के मिश्रण करके वह जनता के पास पहुंचता है। शुक्रिया।